हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज ये जो अपना मेंस्ट्रुएशन 2D है उसका क्लास 4th है। एक्चुअली में कल क्या होता है, कल हम जब क्लास 3 ले रहे थे ना, उसमें मतलब लगभग मैंने 1 घंटा 12 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी यार। लेकिन पता है जब वो जाके सेव हुई तो केवल 45 मिनट की। इस लैपटॉप में एक प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या। बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करता हूँ उसमें अपने आप मतलब 45-50 मिनट पर अपने आप वीडियो कट कर लेता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। कल पूरा कम से कम आधा घंटा का जो मेहनत थी वो ऐसी ही डांट चली गई। तो आज खैर मैंने दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डर किया है यूज़, है ना। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। आज भी मैं मतलब आज तो मतलब बहुत सारी हालांकि पढ़ाना है, कंसेप्ट बहुत सारा पढ़ाना है। एक्चुअली में 30 से 40 मिनट मतलब बहुत ज़्यादा वीडियोस हो जाएंगे, इसलिए मैं सोचता हूँ कि कम से कम 1 घंटे की तो एक सेशन होना चाहिए। लेकिन आज दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डर कर रहे हैं यूज़, तो देखते हैं क्या होता है। इस क्लास की PDF अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। पूरी क्लास की PDF होगी विद नोटेशन के साथ। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी अपने एग्जाम्स के या फिर जो भी हम यूट्यूब पर सेशंस लेते हैं, इनकी जो क्लास PDF होती है वो ये इसी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होती है। और इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके देख लेना। आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो एक्चुअली में जो हमारी कल 45 मिनट की क्लास हुई थी ना, उसमें मैंने कुल टोटल 32 क्वेश्चन तक करवा दिए थे। मतलब ये 26वां वाला 27, 28, 29 आप जाके देखोगे उस क्लास की PDF जो क्लास नंबर 3 उसकी PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाके देखोगे तो टोटल 32 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 32 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, लेकिन वो कट गया था, 45 मिनट का रह गया। तो इन सभी 26 क्वेश्चन का आपने सोल्यूशन तो देख नहीं पाए होंगे, 26 से लेकर 32 तक का। तो इन सभी क्वेश्चन को हम फिर से आज सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या था, इसका जो कंसेप्ट है पहले वाला, मतलब वो सब तो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, बस यहाँ से क्वेश्चन वाला वो कट गया था। तो क्वेश्चन से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ो तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बाई √a² + b², √c² + a² एंड b+c, जहाँ पर a और c हमारे क्या है, पॉजिटिव है। तो हमें इसका एरिया बताना है। देखो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखोगे तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाली आपको कोई यहाँ हाइपोटीनियस सी नहीं लग रही, बिल्कुल हाइपोटीनियस सी लग रही है। अगर आप यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे ना, s × s - a s - b s - c, तो आप पागल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें तो पहले से ही मुझे यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। सेमी पेरीमीटर मतलब इन तीनों को प्लस करूँगा फिर उसका हाफ लूँगा, तो बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाएगी यार मेरे लिए हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे लगाने के लिए। तो मैंने आपको दूसरा मेथड भी बताया था। ये तो पहला मेथड मैंने आपको बताया था कि अगर आपको तीनों साइड्स अलग अलग दे रखी हैं, अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, अगर वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, तो आप कैसे एरिया निकालोगे। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, दूसरा तरीका एरिया फाइंड करने के लिए मैंने बताया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पहला वाला अगर रास्ता बंद हो जाता है तो अपना दूसरा वाला रास्ता हमेशा खुला है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल तो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन मैं इसको कोशिश करूंगा राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की। जैसे अपने पास कोई भी एक ट्रायंगल है, अब इसको मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल तो इस तरीके से होता है, इसको ऐसे बनाना मेरी मजबूरी है। क्योंकि आप अगर ये दोनों साइड देखोगे तो ये हाइपोटीनियस की तरह आ रहा है और ये कहीं ना कहीं बेस होगा फिर। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे b+c को बेस ले लेता हूँ, यहाँ पे b+c को बेस ले लेता हूँ और इन दोनों को हाइपोटीनियस ले लेता हूँ, यहाँ पे a² प्लस में b², और यहाँ पर ये हो जाएगा अपना c² प्लस में a²। और अगर क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए हाइट, क्योंकि अपने फॉर्मूले में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, ये अपने पास बेस है, ये तो दोनों अपना हाइपोटीनियस है, लेकिन मुझे हाइट चाहिए। तो मैं यहाँ पे से एक हाइट ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि अपना यहाँ पे बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा अपने इस बेस पर। और ये एक्चुअली में जो हाइट होता है ना, मतलब ये एकदम इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे ये तो अपना बिल्कुल इक्वली पार्ट में नहीं डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे एकदम इक्वल नहीं बनाइए, लेकिन मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, एकदम इक्वल पार्ट में ही रहता है। जैसे ये चीज़ है ना यहाँ पे, तो एकदम यहाँ रहेगा, मतलब ये वाली जो चीज़ रहेगी वो वाली चीज़ बराबर रहती है। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जिस पर भी वो ड्रॉ किया जाता है वो उसको इक्वली बाइसेक्ट करता है ना, लाइन का। तो जब मैंने यहाँ पे हाइट ड्रॉ किया तो यहाँ पर ये इन दोनों को बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, एक चीज़ अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पर a² प्लस में b² है, ठीक है, अंडर रूट का, और यहाँ पे c² प्लस में a² है। आप अगर एक चीज़ देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पर भी a² है, यहाँ पर भी a² है, और कहीं ना कहीं ये हाइपोटीनियस है। हाइपोटीनियस होता क्या है, √p² प्लस में b², बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे ये b+c दे रखा है टोटल साइड, अगर मैं इसको b ले लूँ, क्यों b ले लूँ, क्योंकि इसी में b है, और इसको अगर मैं c ले लूँ तो ये पूरा साइड जो है, ये पूरा बेस है, अभी भी मेरा b+c ही आएगा, जो कि b+c दे रखा है मेरे क्वेश्चन में। अगर यहाँ पर b है तो यहाँ पर a होगा, तभी तो इसका हाइपोटेनियस से
ये पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। देखो ए मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि ए कॉमन है दोनों हाइपोटेनियस में, इसलिए मैंने यहाँ पे जो कॉमन हाइट बनेगी इस पूरे ट्रायंगल की वो ए बनेगी, क्योंकि यहाँ पर भी मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, देखो यहाँ पर भी दे रखा है तो मेरे पास आ गया, मेरे पास हाइट भी आ गया जो कि बिल्कुल इस डाटा को सेटिस्फाई कर रहा है। मेरे पास पहले से मेरे पास बेस भी था और मेरे पास अब हाइट भी आ गया, तो बस अब इसको फॉर्मूले में लग दो भाई। मेरा फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना दे रखा है यहाँ पे बी प्लस में सी और हाइट कितना दे रखा है ए, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा ए इंटू बी प्लस में सी अपॉन में 2। देखो कौन सा है अपना ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, इसका एरिया यही आ जाएगा। सवाल तो इतने खतरनाक खतरनाक इसने ऑप्शन तो इतने खतरनाक खतरनाक दे रखा है तो जिससे मुझे डराना चाहता है, लेकिन यहाँ पे बीच में एक दाढ़ी का तिनका जैसा एकदम छोटा सा नन्ना सा मन्ना सा एक ऑप्शन है जो कि मेरे सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे, देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम किस तरीके से कर रहे हैं तो आप क्लास 1 से फॉलो करते आओ मेरे भाई। वहाँ पे मैंने एकदम बेसिक से बताया, जो एकदम जमीन के नीचे गड़ा हुआ है ना उसको भी मैं आसमान तक लेके जाऊँगा, इतना एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, जिसको ट्रायंगल का टी भी नहीं पता ना, आखिरी क्लास देखोगे तो ट्रायंगल का ई भी आप जान जाओगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इतना दे रखा है, इतना दे रखा है एंड 3 भी दे रखा है। अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था बिल्कुल सेम डिट्टो सवाल है, बस डाटा अलग है। ऐसा ही सवाल आपको एग्जाम में मिलेगा, डाटा अलग रहेगा, बस कॉन्सेप्ट वही लगेंगे जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये भी मुझे हाइपोटेनियस की तरह लग रहा है, इसकी शक्ल भी कहीं ना कहीं हाइपोटेनियस की तरह है। अगर ये दोनों हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का मतलब अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, भाई हीरोन्स फॉर्मूला तो मैं लगाने से रहा यहाँ पे, तो एक्चुअली में अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूँ तो ये बीच में अपना यहाँ पर एक हाइट हो जाएगा जो कि दोनों को इक्वल डिवाइड करेगा। यहाँ पर ये 3 भी है तो ये कहीं ना कहीं अपना बेस होगा बिल्कुल, और ये दोनों हाइपोटेनियस का काम करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे हाइपोटेनियस एक ले लूँ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और यहाँ पर अगर मैं ले लूँ ए स्क्वायर प्लस में 2b का स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 4b स्क्वायर कर लेता हूँ। आप यहाँ पर भी एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, देखो ए यहाँ पर भी है ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, इसका मतलब दोनों में ए कॉमन है। इसका मतलब इसकी जो साइड है, जो कि ये जो हाइट वाली है, जो दोनों के राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं ना, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो इसमें केवल ये हाइट है जो कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन है, और यही अपने पास ए आ जाएगा क्योंकि दोनों के हाइपोटेनियस में ए स्क्वायर ही है जो कि कॉमन है, तो यहाँ से हाइट इसकी ए हो जाएगी। लेकिन यहाँ देखोगे यहाँ बी स्क्वायर है और यहाँ 2b का स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पर ए होगा, यहाँ पे b होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। देखो दोनों को प्लस करके 3 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये वाला जो डाटा मैंने अभी लिया है मेरे डाटा को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे इसने पूछा है व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ ट्रायंगल, मुझे इसका एरिया बताना है। तो एरिया क्या हो जाएगा भाई, मेरे पास बेस भी आ गया, मेरे पास हाइट भी आ गया, और मेरा फॉर्मूला क्या है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना दे रखा है 3b और हाइट कितना आ गया मेरे पास a, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 3ab अपॉन में 2 आ जाएगा, 3ab अपॉन में 2 अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल में कुछ था इसके, बिल्कुल कुछ नहीं था इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको समझ में भी आया होगा धीरे धीरे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो ये सवाल भी बहुत अच्छा है। इन सभी सवालों को हमने कर लिया, बस ये लैपटॉप की वजह से, स्क्रीन रिकॉर्डर की वजह से मेरी सारी मेहनत ये फिर से करवा रहा है मुझसे। जैसे यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन नंबर 28 में 3 एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। भाई यहाँ पे ये एल्टीट्यूड दे रखा है, सवाल को सही से पढ़ना, सवाल को ये मत पढ़ लेना कि ये 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर मेरे सवाल की साइड है, ऐसी गलती मत कर देना, गलती आप भूल कर भी मत कर देना। और यहाँ पर देखो जैसे ये क्या है, जैसे अपने पास ये क्या है ट्रायंगल है, और इसकी तीनों हाइट्स अगर मैं ड्रॉ करूँगा, इसका मतलब इस वाला ये इस पे ऐड हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूँ ए बी सी, तो ये बी सी ए सी की हाइट ये हो जाएगी, बी सी की हाइट ये हो जाएगी, और यहाँ पर ए बी की हाइट ये हो जाएगी। ये ना मैच करता है, ये ना एक दूसरे से एक्चुअली यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं तीनों, तो यहाँ पे ए बी की हाइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और सवाल में ना इसी की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे सवाल में ये जो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दे रखा है ना, इनमें से एक ये 2 है, एक ये 3 है, और एक ये क्या हो जाएगा 4 है, मतलब इन्हीं का वैल्यू दे रखा है। मुझे हाइट दे रखा है और मुझे इसने पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, इसका मतलब मुझे इसका हाइट दे रखा है, मुझे इसका साइड निकालना पड़ेगा अगर मुझे पेरीमीटर जानना है। तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जो हाइट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइड के, बताया था कि नहीं, या फिर जो साइड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइट से। अगर मेरे पास यहाँ पे हाइट दे रखा है जो कि कितना दे रखा है 2 3 4, तो इसका जो साइड होगा वो 1/h हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो साइड होगा वो 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 हो जाएगा। अब कभी भी जो रेशो होता है ना वो इस फॉर्म में तो होता नहीं है, तो मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लेकर आऊंगा। नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए इसकी एलसीएम लूंगा, 4 दिया 12, 12 में अपना 2 रहता है, तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 6 12 3 चौक 12
और यहाँ पे 4/12। तो ये आ गया अपने पास इसके साइड का रेशो। एक्चुअली में जितना भी आया मेरे पास अभी रेशो आया है, जो इसकी रियल वैल्यू होगी ना वो तो मुझे यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। अब आप यहाँ देखोगे ये जो साइड्स का रेशो आया, मतलब इनमें से कोई ना कोई एक 6x होगा भाई, ये रेशो में आया है। अगर रेशो हटाता हूँ तो कोई ना कोई एक वेरिएबल से मल्टीप्लाइड होता है। जैसे अगर मैंने आपके सामने एक मल्टीप्लाई यहाँ पे ले लिया, जैसे 16 ले लिया, ठीक है, 48 ले लिया और यहाँ पे 64 ले लिया। अगर आप इसको काटोगे तो देखो ये किससे जाएगा, या फिर आप ना यहाँ पे ये ले लो, या फिर या फिर आप यहाँ पे 32 ले लो, ठीक है, तो और भी अच्छे से समझ पाओगे। जैसे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 8 से कट रहे हैं, 8 चौक 32, 8 6 48, 8 8 64, ये फिर से कट रहा है, ये 16 से कट रहा है, 16 2 32, 16 3 48, 16 4 64। मतलब इसका जो रेशो आया वो 2:3:4 आया है। ये एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाइड था 16। जब मैं इसकी पूरी रेशो की कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई 16 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 32:48:64 आ जाएगा। सवाल में जो 6:4:3 दे रखा है ना, ये 2:3:4 की तरह दे रखा है। अभी 16 से इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तब जाके मेरे पास रियल साइड आएगी, फिर उसका मैं सम करूँगा तब जाके मेरे पास पेरीमीटर आएगा। लेकिन ये जो रियल मल्टीपल है इसके बारे में मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको x मान लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता नहीं है, इसी की वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी, तब जाके मेरे पास आएगा पेरीमीटर। जब मैं उसके यहाँ पे टोटल पेरीमीटर जो रेशो में दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर मैं क्या लूंगा, एक साइड ले लूंगा 6x, दूसरा साइड ले लूंगा अपना 4x और तीसरा साइड ले लूंगा अपना 3x। एक्चुअली में देखो ये 4 का जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है ना वो 3 है, तो अगर ये अपनी हाइट 4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जो साइड होगी वो 3x वाली होगी, ठीक है। अगर ये अपनी हाइट 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर के सामने वाली जो हाइट है वो 6x है, और यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर वाले के सामने क्या है, 4x हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ गया, इसके साइड का रेशो आ गया। अगर मैं यहाँ से टोटल पेरीमीटर निकालूँ 6 3 9 4 13, इसका मतलब 13x जो है वो मेरे पास टोटल यहाँ पे पेरीमीटर आएगा। अब यहाँ पर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सवाल अच्छा है, 2-2 मिनट, मतलब यहाँ पे 20-20 30-30 सेकेंड वाला सवाल नहीं है, अच्छा सवाल है। 1-2 मिनट तो आपको ऐसे करने में लग जाएंगे, मेरे को समझाने में भले 5-6 मिनट लगेंगे, लेकिन जब आप इसको करोगे तो 1 मिनट लगेगा। इतना इस सवाल की नीड है भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही कंसेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि अब मुझे x की वैल्यू कैसे निकालना है। फिर उसके बाद आपको देखो, अगर मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, आप यहाँ पे देख नहीं रहे यहाँ पे कि मेरे पास हाइट भी दे रखा है और मेरे पास बेस भी दे रखा है। बस यहाँ पे हाइट तो इसने रेशो दे रखा है, कंप्लीट रेशो दे रखा है, लेकिन जो मेरे पास बेस है, जो इसका साइड है वो x के फॉर्म में दे रखा है, मतलब 6x 4x 3x। मैं यहाँ से ना इसके दोनों जो हाइट, दोनों तरीके हैं, जो पहला तरीका जो कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, और दूसरा तरीका जो मेरा एरिया निकालने का है वो हीरोन्स फॉर्मूला है, जो कि s इंटू एस माइनस है और इस तरीके से s माइनस सी तक होता है। इन दोनों को जब मैं बराबर करूंगा तो ये जो एरिया है वो तो दोनों बराबर आने चाहिए। अगर मैं अपना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालूं और हीरोन्स फॉर्मूला लगा के निकालूं, कैसे भी निकालूं, एक सेम ट्रायंगल का एरिया तो बराबर आएगा दोनों फॉर्मूले से। तो मैं वही तरीका यहाँ पे अपनाऊंगा, इन दोनों का ना एरिया इसको मैं बराबर कर दूंगा। जब मैं इसको बराबर कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। जब मैं इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यहाँ पे बराबर कर दूंगा इसके हीरोन्स फॉर्मूले से, क्यों? क्योंकि मेरे पास तीनों साइड्स भी दे रखा है, तो s माइनस एस माइनस बी भी करना मेरे लिए आसान है और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी करना आसान है। तो अगर मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करूँ, कोई भी एक साइड ले लो जिसको मैं बेस मान सकता हूँ, क्योंकि तीनों साइड तीनों हाइट लूंगा तो एक ही एरिया आएगा तीनों से। तो अगर मैं बेस ले लेता हूँ, सपोज ये 6 ले लेता हूँ, 6 अपना क्या है, बेस है, और इसी का कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो यहाँ पे ये 2 है। अब ये किसके बराबर आएगा, ये हीरोन्स फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी लगाऊंगा। तो अगर s की वैल्यू यहाँ पे देखो, पेरीमीटर दे रखा है ये 13x, तो यहाँ से s की वैल्यू सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगी, इसका हाफ 13x/2, तो ये तो आ गया अपने पास। अगर मुझे s माइनस ए निकालना है, एक अगर इसमें से कुछ भी मान लो, a की वैल्यू अगर मैं 6 मान लेता हूँ, b की वैल्यू अगर मैं 4 मान लेता हूँ, c की वैल्यू 3x मान लेता हूँ, तो अगर मुझे s माइनस ए निकालना है, मतलब 13x/2 में से मुझे 6x अगर माइनस करना है तो कैसे करूँगा भाई। अगर आपको ये बेसिक नहीं आता तो देखो, 3x/2 में से अगर मुझे 6x माइनस करना है ना, तो यहाँ तो कुछ नहीं है। तो जब मैं एलसीएम लूंगा, आप इसके बेस को सेम बना दो। अगर मैं ऊपर भी दो से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नीचे अब एलसीएम सेम आ गया, तो 2 रख दूंगा यहाँ पे। 13x में से 6x माइनस करूंगा तो यहाँ पे 1x आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 6 2 12 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे x/2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैं अपने सारे s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी की वैल्यू निकाल लूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पर से मैंने s माइनस ए तो निकाल लिया, इसी तरीके से अब मैं s माइनस बी निकालूंगा। अगर मैं s माइनस बी निकालूँ तो यहाँ पे 13x/2 में से मैंने b क्या लिया, 4x, तो 4 दूनी 8, 8x माइनस करूँगा तो मैं यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5x/2। और ऐसे ही अगर मैं s माइनस सी निकालूँ तो यहाँ पे 3 2 6, मतलब 13 में से मुझे 6 घटाना पड़ेगा, तो 7x/2। आप निकाल लेना सारी साइड में, यहाँ पे देख के निकाल दे रहा हूँ तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास आ गया। तो अगर मैं इसको बराबर रखूँ, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के, s की वैल्यू कितनी आई थी, 13x/2 आई थी,
बिल्कुल। और यहाँ पर ये कितना आया था, x/2 आया था, और s माइनस बी 5x/2 आया था, और s माइनस सी कितना आया था, s माइनस सी 7x/2 आया था। तो ये अपने पास दोनों एरिया बराबर होने चाहिए। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेयर बन रहा है भाई, जो भी अंडर रूट के अंदर पेयर बनता है अगर वो बाहर जाता है तो एक सिंगल होके जाता है। तो अगर यहाँ देखो नीचे दो दो का पेयर बन रहा है तो एक टू यहाँ से आ जाएगा, एक टू यहाँ से जाएगा। तो जब ये बाहर आएगा तो बाहर क्या बचेगा मेरे पास, 4 बचेगा, क्योंकि 2 × 2 4 हो जाएगा। और आप यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर 4x है, 4x है, तो बाहर कितना जाएगा 2x, तो x की पावर 2 हो जाएगा। और अंडर रूट में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 5 65, 16 5 की अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 7 6 42, 7 5 35, मतलब 455 है ना, 455। अब ये यहाँ पे देखो ना, 7 से 420 हो गया, 7 5 35 मतलब 455। और ये किसके बराबर होगा भाई, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, ये तो 6x था, तो यहाँ पे ये जाएगा 2 से 2 बार में, इसका मतलब ये 6x के बराबर आया, तो x कट जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, क्योंकि मुझे पैरामीटर फाइंड करने के लिए x की ही वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 6 4 जो 24, और यहाँ से अंडर रूट 455 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास। मुझे चाहिए पैरामीटर, मतलब मेरे को 13 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मुझे चाहिए 13x की, तो मैं दोनों तरफ 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो 13 से मल्टीप्लाई करके आना पड़ेगा, और जो मेरा अंडर रूट आएगा वो 455 आएगा। तो ये तो दोनों ऐसे ही नहीं होंगे, ये दोनों ऐसे ही नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। और अगर मैं इसकी 13 से मल्टीप्लाई करूँ, यूनिट डिजिट 2 आएगा, दोनों में यूनिट डिजिट 2 है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा एक्चुअल में होगा क्या। तो अगर मैं 13 की 20 से मल्टीप्लाई करूँ 260 आएगा, 13 4 जो 52, इसका मतलब 312 अपॉन रूट 55, 455। अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपको लग सकता है कि हाँ यहाँ पे क्या क्या कर दिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि जो साइड का रेशो है वो 1 हाइट के बराबर होता है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था किस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मुझे हाइट दे रखा है, उससे मैंने अपना यहाँ पे साइड फाइंड कर लिया। मुझे इसने पैरामीटर पूछा है, तो यहाँ से अगर मैं इन सभी का प्लस करूँगा जो भी इसकी साइड्स आएगी, तो 13x की वैल्यू आई है। अब यहाँ पे x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जब मैं x की वैल्यू फाइंड करूँ तभी मेरे पास यहाँ पे रियल पैरामीटर आएगा। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो इसका हीरोन्स फॉर्मूला था और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था, उसको मैंने बराबर कर दिया। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए मुझे चाहिए s की वैल्यू, जो कि 13x/2 आई है। s माइनस ए, जब मैंने यहाँ पे 13x/2 में से यहाँ पे a को माइनस किया, जो कि 6x था, b अपना 4x था और c अपना 3x था, तो जब मैंने माइनस किया तो s माइनस ए की वैल्यू आई x/2, s माइनस बी की वैल्यू आई 5x/2 और x माइनस सी की वैल्यू आई 7x/2। तो यहाँ से मेरी सारी चीज़ें आ गई, और जब मैंने इसको बराबर किया तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू मिल गई, जो कि कितनी मिली अपनी, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, यहाँ पे 312। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 312 अपॉन में रूट 55, इसका 455, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं इसी के साथ। ये सवाल भी देखो अपना अच्छा सवाल है, और एकदम शॉर्टकट तरीके से आपको इस सवाल को मैं करना बताऊंगा। जैसे अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क आर 60 मीटर, 112 मीटर एंड 164 मीटर। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क एट द रेट ऑफ 8.50 स्क्वायर पर मीटर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, जैसे एक अपने पास ये ट्रायंगुलर फील्ड है। ट्रायंगुलर फील्ड मतलब कोई भी अपना जैसे खेत है। अब यहाँ पर एक ट्रैक्टर को मैंने जैसे कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब यहाँ पे एक्चुअली में जब यहाँ पे मिट्टी है ना, वो कुछ इस तरीके से है, मतलब कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं ऊठा है इस तरीके से, कहीं एकदम गड्ढा है। तो मैंने ट्रैक्टर वाले से बोला, ट्रैक्टर वाले भाई मेरा एक ट्रायंगुलर फील्ड है, मतलब एक खेत है जिसे तुझे जोतना है, उसकी पूरी लेवलिंग करनी, पूरा बराबर करना है। उसने उसका एरिया नापा, या फिर उसने उसका एरिया नहीं नापा, उसने ना अपने हिसाब से बताया, उसका जो भी उसका खर्चा आएगा उसने बताया कि अगर आपका 1 स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब 1 स्क्वायर मीटर के हिसाब से, 1 स्क्वायर मीटर अगर खेत है, मतलब 1 स्क्वायर मीटर जो भी उसका जितना भी एरिया होगा उसका, मैं 1 स्क्वायर मीटर के हिसाब से 8.5 रुपये लूँगा। वहाँ पे बोला ना 8.5 रुपये। तो सवाल में ये बोला कि एक्चुअली में टोटल कॉस्ट कितना आएगा। देखो आप यहाँ पे लिख लो, सवाल जो है ना यहाँ पे अधूरा है, इसने यहाँ पे थोड़ा सा आगे का नहीं लिखा। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट, यहाँ पे मुझे टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। और इस सवाल में इसकी तीनों साइड दे रखी है, जो पहली साइड दे रखी है वो 60 दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 112 और इसकी दे रखी है 164 दे रखी है। ये मीटर दे रखी है, सारे मीटर में दे रखे हैं। तो ट्रैक्टर वाले ने मुझसे बोला भाई देखो मैं आपका खेत तो जोत दूंगा, लेकिन 1 स्क्वायर मीटर के हिसाब से मैं 8.5 रुपये चार्ज करूंगा। तो अब मुझे फाइंड करना है कि मेरा टोटल खर्चा आएगा कितना। भाई टोटल खर्चा कितना आएगा, मैं अपने टोटल जो मेरे पास खेत है उसका एरिया निकाल लूंगा। 1 स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट होगा मेरे पास वो 8.5 रुपये लेगा मेरे से ट्रैक्टर वाला। तो जितना मेरा टोटल यहाँ पे खेत का एरिया होगा उसकी मैं 8.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को पता चल जाएगा टोटल खर्चा कितना आएगा मेरे खेत को जोतने के लिए। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे चारों साइड्स की, मेरे को तीनों साइड्स की मुझे जरूरत पड़ेगी,
यहाँ पर ये 60 सेंटीमीटर मीटर है, ठीक है, और यहाँ पे 112 मीटर है, 164 मीटर है। मेरे पास यहाँ पे 3 साइड दे रखी है, मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया फाइंड करने के मेरे पास 2 फॉर्मूला है, एक तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरा मेरे पास हीरोन्स फॉर्मूला जो कि एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर देखो साइड्स कितनी बड़ी बड़ी है, यहाँ पे 60 मीटर है, यहाँ पर 112 मीटर है, यहाँ पर 164 मीटर। अब मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा, फिर उसके मैं 8.5 से मल्टीप्लाई करूँ तब जाके मेरे को पता चलेगा टोटल कॉस्ट कितना है मेरा इसको लेवलिंग करने का। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूँ, लेकिन यहाँ एरिया निकालने में भी तो तकलीफ हो रही है भाई, इतने बड़े बड़े साइड्स हैं, इनका बड़ा बड़ा साइड्स में पैरामीटर लूँ, उसका हाफ करूँ, एस माइनस ए करूँ, एस माइनस बी करूँ, एस माइनस सी करूँ, अंडर रूट में मेरे इतने बड़े बड़े नंबर आएंगे। जिस तरीके से हम अपने पहले के चैप्टर्स में हमने किया था कि उसका आप रेशो ले लो, जैसे आपको यहाँ पे 60 मीटर दिख रहा है, यहाँ पर आपको 112 मीटर दिख रहा है, और यहाँ पर आपको 164 मीटर दिख रहा है, ये सभी 4 के मल्टीपल है। आप इसको 4 से डिवाइड कर दो। मैंने आपको पहले लेक्चर में ये भी बताया था, अगर जो मेरा पेरीमीटर है वो अगर 4 गुना है तो अपना जो एरिया होगा वो 4 का नहीं, 4 के स्क्वायर का 16 गुना होगा। वही मैं यहाँ पे तरीका अपनाऊंगा। अगर मैं इन सभी को 4 से डिवाइड कर दूं तो जो रेशो आएगा वो एक्चुअली मेरे पास 4 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि 4 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके उस एक एकदम रियल साइड आएगा मेरे पास। तो जब मैं उसका एरिया निकालने जाऊंगा ना तो मैं उसकी 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास पता चल जाएगा उसका रियल एरिया कितना है। तो मैं इन तीनों साइड्स को 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो पहली साइड्स मेरे पास कितने आ गई, पहली साइड मेरे पास 15 आ गई। जब मैं 112 से 4 को डिवाइड करूंगा, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, ये आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 41 आ जाएगा। अब इसी के पहले वाली क्लास में मैंने आपको लेक्चर 3 में एक तरीका बताया था जहाँ पे हीरोनियन ट्रायंगल बताया था। हीरोनियन ट्रायंगल में मैंने आपको क्या बताया था, कुछ ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं जिनकी साइड्स भी अपनी इंटीजर में होती है और उसका एरिया भी अपना इंटीजर में आता है। उसको कैसे पहचाने, या फिर वो एक्चुअली में जो हीरोनियन ट्रायंगल होते हैं वो 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट से बने होते हैं। अब उसको मैं कैसे पहचानता हूँ, जैसे आप अगर इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट को देखोगे, अभी तो मुझे नहीं पता ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, लेकिन आप इस सेट को देखोगे, इस ट्रिपलेट को देखोगे, ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर का सेट, ठीक है, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब ऐसे ट्रिपलेट जो पाइथागोरस थ्योरम को सेट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो ये केवल अपने पास ट्रिपलेट है, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने का। क्यों, क्योंकि मुझे 15 भी पता है, 15 का भी ट्रिपलेट पता है, मुझे 41 का भी ट्रिपलेट पता है, 28 का तो नहीं पता मेरे को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 15 का ट्रिपलेट लगा लूँ तो यहाँ पे 9 12 15 होता है, बिल्कुल भाई 3 4 5 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने आपको बताया पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, उनका मल्टीपल भी अपना ट्रिपलेट फॉर्म करता है। और ये 9 40 41 और 9 40 41, और मैंने आपको क्या बताया था इससे पिछले वाली वीडियो में, एक कंसेप्ट सिखाया था जहां पर ये जो कॉमन रहेंगे, ये जो 9 रहेगा वो अपने पास क्या रहेगा, हाइट रहेगा, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे तो इन दोनों में से इस वाले ट्रिपलेट में से इस वाले ट्रिपलेट में से कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसका डिफरेंस या फिर सम करके ये बीच वाला नंबर आना चाहिए, जो कि मेरा बेस का काम करेगा। तो अगर मैं देखूँ 40 और 12 का डिफरेंस 28 होता है, इसका मतलब मेरा बेस यहाँ से क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ से एरिया निकाल सकता हूँ। एरिया यहाँ से देखो मेरे पास हाइट भी मिल गया, बेस भी मिल गया। तो अगर मैं यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में रख दूँ तो मेरे पास एरिया आ जाएगा। बेस कितना दे रखा है यहाँ पे 28, और यहाँ पे हाइट कितना दे रखा है 9 से। तो अगर मैं इसको 2 से काटूंगा 14, 14 नंबर 126, इसका मतलब इसका एरिया कितना आ गया 126। लेकिन ये रेशो से आया है, ये जो यहाँ पे ट्रिपलेट्स है ये रेशो वाले साइड्स हैं। मैंने इसको 4 से डिवाइड किया था, क्यों, जब मेरे पास साइड्स दी गई थी। अब मुझे एरिया फाइंड करना है तो मुझे इसको 16 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आया मेरे पास अब टोटल एरिया। मुझे फाइंड करना है टोटल कोस्ट। 1 स्क्वायर मीटर का जो कोस्ट था वो 8.5 मीटर था। तो अगर मुझे टोटल यहाँ पे कोस्ट फाइंड करना है तो जो टोटल एरिया आया उसको 8.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से अब जाके मेरे पास यहाँ पे टोटल कोस्ट आएगा। तो अब यहाँ पे मुझे इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है। देखो आप ऐसे कर लो भाई, अगर मैं 16 की 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ 128, और 16 की अगर मैं 0.5 मतलब आधा, तो 16 का आधा 8 होता है। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं 136, तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीपल कितना आया 136 आया। और यहाँ पर ये 126 तो दे रखा है, तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं यूनिट डिजिट देखूँ तो यहाँ पे लास्ट में 6 आएगा, आगे भले ही कुछ भी है लास्ट में 6 आएगा। तो ये वाला नहीं होगा अपना, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पहला होगा कि डी होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का यूनिट डिजिट 6 दे रखा है ना। तो यहाँ पर मैं कैसे चेक करूँ, देखो आप 136 को देखो, 136 पे अगर आप लाइन मारोगे तो यहाँ पे 17 8 136 होता है। 8 तो 2 गुना 2 होता है, 4 गुना 4 होता है, 8 एकम 8 होता है। यहाँ पर मैं 8 का मल्टीपल भी तो चेक कर सकता हूँ। अगर मैं 8 का मल्टीपल चेक करूँ, है क्या कर सकता हूँ भाई, जो भी मेरा आंसर आएगा वो 8 का मल्टीपल आएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे 8 का मल्टीपल चेक करूँ, 8 का मल्टीपल क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट मल्टीपल होनी चाहिए 8 का। अगर मैं 316 को चेक करूँ तो 8 या 24,
8 तिया 24 और यहाँ पे बचा 7, 76 अपना 8 का मल्टीपल नहीं, ये अपना 8 का मल्टीपल नहीं, ये अपना 8 का मल्टीपल होगा। 136 को अगर 17 8 136 होता है, ये अपना 8 का मल्टीपल है, लास्ट का 3 डिजिट अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप 17 से भी चेक कर सकते थे, मैं 17 का भी मल्टीपल चेक कर सकता था। जैसे अगर ये 17,136 है, मैं इसको ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता, 17,000 जमा 136, ये तो 17 8 136 है, मतलब 17 का मल्टीपल है, लेकिन ये 17,000 भी 17 का मल्टीपल है, तो ये वाला अपना 17 का मल्टीपल है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 18,000 प्लस में 316 अगर मैं करूँगा, 316 अपना 17 का मल्टीपल है, चेक कर लो भाई, 17 7 119 होता है, इसका मतलब 12 और 6 126 अपना 17 से नहीं कटता, क्योंकि ये 18 से कटता है और 17 8 136 हो जाता है, तो ये तो कटेगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कट रहा, और ना ही अपना 18,000 कटता है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, भाई 18,000 तो कटता नहीं, 17,000 प्लस में 1316 तो ले सकता हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 17 बार में कितना, 17 7 119, 17 7 119 आ रहा है, ठीक है। फिर से मेरे पास यहाँ पे 12 बचेगा, है ना। यहाँ पर मैं 17 7 119 कैसे ले लिया, यहाँ पे मैंने कुछ और लेना पड़ेगा, यहाँ पे इसको मैं ऐसे ब्रेक करूँगा, 17,000 प्लस में 136, तो अगर मैं यहाँ पे करूँ 17 7 119 और 12 तो 126, तब भी ये नहीं कट रहा, 1316 भी नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से ब्रेक करके भी काट सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कौन सा करेक्ट आंसर आया, अपना ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये भी अपना हीरोनियन ट्रायंगल का है, तो मैं तो चाहता हूँ आप वीडियो को पॉज करो और खुद इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप इस सवाल को खुद सॉल्व करोगे तो जो भी मैंने आपको कंसेप्ट बताया वो सभी आपका रिविजन होगा और आपको भी समझ में आएगा किस तरीके से इन सवालों को बनाना है। जैसे आप देखोगे, इन अ ट्राइंगल ABC, AB दे रखा है मेरे पास 17 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और AD जो है वो परपेंडिकुलर है। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक ट्राइंगल लिया, है ना, इसको मैं पहले यहाँ पे काट देता हूँ। एक मैंने यहाँ पर अगर मैंने इस तरीके से एक ट्राइंगल लिया, जहाँ पर ये क्या है मेरे पास ABC, ठीक है। अब AD मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि BC पर है, और जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। सवाल में इसने AB की वैल्यू दे रखी है कितनी, 17 सेंटीमीटर, और इसने BC की वैल्यू दे रखी है, मतलब टोटल इसने दे रखा है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, और इसने AC भी देकर मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है, जो कि दे रखे 241, ठीक है, सेंटीमीटर। मुझे यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। देखो, एरिया फाइंड करने के लिए मेरे पास दो ही फॉर्मूले हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, दूसरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे देखो मेरे को हाइट दे रखा है, इसने साफ साफ बोला है परपेंडिकुलर, तो कहीं ना कहीं मेरी दिमाग में घंटी बजेगी कि मैं सबसे पहले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के चेक करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाऊँ, आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, भाई मुझे 17 का भी पता है और यहाँ पर 12 का भी मुझे पता है, लेकिन 12 का तो अभी छोड़ो, लेकिन मुझे 17 का पता है। मैं यहाँ पे ना पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसने हाइट बोल के यहाँ पे परपेंडिकुलर देके इसने मेरे लिए एक्चुअली हिंट क्रिएट कर दी कि अगर मैं इसका हाइट निकाल लूँ, भाई बेस तो मेरे पास दे रखा है इसने 12, ठीक है, हालांकि मुझे इसने बोल रखा है मुझे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, वो भी ADC वाले का, मतलब ये जो अपना ये वाला ट्रायंगल है ना, मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया फाइंड करने के लिए मुझे ये वाला बेस चाहिए और ये वाली पूरी अपनी हाइट चाहिए, तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी ये हाइट की वैल्यू तो फाइंड करनी पड़ेगी। जो अपना हीरोन्स फॉर्मूला होता है वो ऐसे ट्रायंगल पे लगता है जहाँ पे तीनों साइड्स होते हैं। यहाँ पर ये तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो मुझे यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही लगाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे इसकी हाइट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। हाइट की वैल्यू कैसे फाइंड करूँगा, मैं हीट एंड ट्रायल से फाइंड करूँगा। जैसे आप यहाँ पे देखो 17 है, 17 का मुझे एक ट्रिपलेट याद है, 8 15 17। अब देखो 17 तो देखा अपने पास हाइपोटेन्यूस, लेकिन ये 15 कहीं ये 15 बेस तो नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 15 बेस लूँ तो यहाँ पर ये टोटल अगर 12 है तो इसका हाफ पार्ट 15 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब मैं 8 लूँगा। अगर ये 8 हो जाएगा तो ये अपना 4 हो जाएगा, ठीक है, तभी तो 8 4 12 होगा। अगर ये 8 है तो ये 15 है, 8 15 17, देखो मेरे पास ट्रिपलेट बन रहा है, और 8 15 बिल्कुल ये वाला भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं 15 का स्क्वायर लूँ जो कि आएगा कितना 255 225, और ये 4 का स्क्वायर लूँ तो 4 चौक 16, तो यहाँ पे 6 5 11 4, और यहाँ पे देखो अंडर रूट 241 आ रहा है, बिल्कुल मेरे यही वाला ट्रिपलेट यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मेरा 8 15 17 वाला ही ट्रिपलेट यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से मेरे पास ही इसका बेस भी आ गया और इसका हाइट भी आ गया। मुझे इसने फाइंड करना था, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, मतलब ADC का मुझे यहाँ पे फाइंड करना था। तो ADC को मतलब फाइंड करने के लिए मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दूंगा। तो यहाँ पे बेस कितना है, बेस यहाँ पे 4 दे रखा है, और हाइट कितना आएगा मेरे पास 15। तो अगर मैं 2 से 2 काटूँ 2 बार में तो 15 दूनी 30, इसका मतलब ADC ट्रायंगल का हाइट कितना आ गया, एरिया कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल यहाँ से मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 31वां सवाल है अपना। द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:4:5 among 3 sides the difference between the largest and smallest side of this triangle is 3.6,
सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। भाई आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, या फिर अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तो ये 3 4 5 कहीं ना कहीं ये ट्रिपलेट है। 3 4 5 मैंने आपको याद भी करवाया था, 3 4 5। तो अगर अपने पास एक ट्राइंगल है तो मैंने इसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पहले पता चल गया अब ये ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे जो बड़ी वाली साइड्स होती है तो हमेशा हाइपोटेनियस होती है, तो ये 5 है, और 3 और 4 में से कुछ भी हो सकता है, 3 और 4 में से। लेकिन इसने आगे ना यहाँ पे मुझे राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की जरूरत है। इसने सवाल में बोला है कि जो डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट साइड एंड स्मॉलेस्ट साइड का जो डिफरेंस दे रखा है वो 3.6 सेंटीमीटर दे रखा है, मुझे एरिया फाइंड करना है। मैं यहाँ पे 3 4 5 ये अपने 3 साइड दे रखी है ट्रायंगल की। यहाँ पर ये वाली सबसे छोटी साइड है और ये वाली सबसे बड़ी साइड है, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है जो कि 2 यूनिट है। 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है सवाल में, कितना 3.6 मीटर। सवाल में यही तो बोल रहा है, लार्जेस्ट साइड और स्मॉलेस्ट साइड का जो डिफरेंस दे रखा है 3.6 मीटर। कितना गुना है ये? 1.8 गुना है। मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। आपको यहाँ पे वही वाला कंसेप्ट याद आना चाहिए, अगर पेरीमीटर मेरा x गुना है तो एरिया मेरा x स्क्वायर गुना होगा। यहाँ पे जो पेरीमीटर होता है साइड से आता है, या फिर इसकी जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर होती है, और एरिया की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अगर यहाँ पे जो साइड है वो 1.8 गुना है तो इसका जो एरिया होगा, क्योंकि हम साइड को भी सेंटीमीटर में ही नापते हैं, तो इसका जो एरिया होगा ना वो 1.8 के स्क्वायर गुना होगा, मतलब 3.24 गुना होगा, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324, और यहाँ पे 2 डेसिमल लग जाएगा, 2 डेसिमल से पहले क्योंकि स्क्वायर कर रहा हूँ, और यहाँ पे 1 डेसिमल से है ही, तो यहाँ पे 3.24 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा जो एरिया होगा ना वो 3.24 गुना होगा। एरिया तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई एक बेस होगा, कोई ना कोई एक हाइट होगा, क्योंकि ये तो हमेशा हाइपोटेनियस है। तो इसका मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के अपना एरिया निकाल सकता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ठीक है। और यहाँ पे हाफ है, बेस में कुछ भी ले लेता हूँ, यहाँ 3 ले लेता हूँ, हाइट ले लेता हूँ 4, और जो मेरा एरिया आएगा ना वो 3.24 गुना होगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरा साइड 1.8 गुना तो उसका एरिया जो होगा 3.24 गुना होगा। तो बस आप इसको कैलकुलेट करो। अगर मैं इसको 2 से काटूँ 2 बार में, 3 2 6, 6 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ 18 समथिंग आएगा, 18 प्लस समथिंग आएगा। देखो ये तो आएगा नहीं, 6 3 जा 18 आएगा, मतलब 18 से बड़ा, मतलब 21 तक तो जाएगा नहीं, और ना ही 32 तक जाएगा। केवल एक ही अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। अगर आपको पूरा करके दिखाऊं मैं कैलकुलेशन, तो ये 6 है, इंटू में 3.24 है। 6 की अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो 18, और 24 6 का 144 है, 2 डेसिमल से पहले एक पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे 1.44 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 19.44। अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगला सवाल भी अपना बहुत अच्छा है। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क आर इन द रेशो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 1080 मीटर। तो मुझे एरिया फाइंड करना है, वो भी हेक्टेयर में फाइंड करना है। 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। जिस तरीके से दुशासन के अंदर 10,000 हाथियों का बल होता था, उसी तरीके से 1 हेक्टेयर के अंदर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। भाई यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पार्क दे रखा है, जो इसका जो साइज दे रखा है 12:17:25। 12:17:25 देख के मेरे दिमाग में घंटी बजी, कहीं ना कहीं हीरोनियन ट्रायंगल तो नहीं है। अगर हीरोनियन ट्रायंगल होगा तो कोई ना कहीं 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मिक्स होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 12 17 25 में करूँ, देखो मैं 12 का भी जानता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 17 का भी जानता हूँ, 25 का भी जानता हूँ, लेकिन ऐसे ट्रिपलेट मुझे फाइंड करना है जिसका डिफरेंट और सम कहीं ना कहीं इसके तीसरे वाले का बराबर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 17 का तो मैं जानता हूँ 8 15 और 17, और मैं 25 का भी जानता हूँ जो कि कितना होगा 15 20 25। मैंने यही क्यों लिया? मैंने 12 का ट्रिपलेट नहीं किया। क्यों नहीं लिया? अगर आप 12 का ट्रिपलेट लोगे ना, एक्चुअली में देखो इन दोनों में तो कॉमन आना ही चाहिए जो कि मेरे हाइट का रोल प्ले करेगा। हाइट अपना 15 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों ट्रिपलेट में से कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका डिफरेंस या फिर सम ये तीसरा वाला नंबर होना चाहिए। इन दोनों का तो मैं अपना ट्रिपलेट लूंगा, लेकिन जो तीसरा वाला होना चाहिए वो इन दोनों ट्रिपलेट में से किसी न किसी का डिफरेंस या फिर सम होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो 20 और 8 का डिफरेंस 12 आ रहा है इसका, और अगर ये 12 आ जा रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब मेरे दोनों ट्रिपलेट जो मैंने लिए हैं वो एकदम सेटिस्फाई कर रहा है, और ये जो बेस का काम करेगा यही अपना 12 सेंटीमीटर काम करेगा। तो यहाँ से मैं अपना एरिया निकाल सकता हूँ। मेरे पास हाइट भी पता चल गया और बेस भी पता चल गया। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ना, ये जो साइड्स दे रखी है रेशो में दे रखी है, रेशो में दे रखी है, इसका मतलब जो एरिया आएगा ना वो भी रेशो में आएगा। मुझे रियल एरिया फाइंड करना है मेरे भाई। तो आप अगर यहाँ पे, उसी के लिए मुझे यहाँ पे दे रखा है पेरीमीटर। अगर मेरे तीनों साइड्स का रेशो दे रखा है 12 17 और यहाँ पे 25, तो अगर मैं इन तीनों साइड्स का सम प्लस करूँ तो मेरे पास जो पेरीमीटर आएगा वो रेशो में आएगा, जो कि अगर मैं प्लस करूँ तो कितना आएगा भाई? 17 और 12 29, 29 और 25 54। 54 की सवाल में वैल्यू दे रखी है 1080। जब मैं इन तीनों का सम करूंगा तो पेरीमीटर आएगा ना भाई, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो अगर मैं 54 कर रहा हूँ, 54 की सवाल में वैल्यू दे रखी है 1080, जो कि कितना गुना है 20 गुना है। अगर मेरा पेरीमीटर 20 गुना है तो जो एरिया होगा ना वो 20 का स्क्वायर मतलब 400 गुना होगा। अब एरिया कहाँ से आएगा?
वो भी रेशो में ही आएगा, जो कि ये हाइट आया और ये बेस आया। ये हाइट और बेस मेरा ए रेशो में कैसा है, क्योंकि मैंने रेशो का साइड्स का इस्तेमाल किया था। तो अब मैं यहाँ से अपना एरिया निकालूंगा, तो यहाँ से कितना आएगा, बेस इंटू हाइट अगर मैं कर दूँगा 12 इंटू 15, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, डिवाइड कर दूँ यहाँ से, 2 6 जा 15 6 जा 90, और उसकी मुझे यहाँ पे 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर मुझे एक्चुअल एरिया फाइंड करना है। तो 400 से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ, और मुझे यहाँ पे मीटर स्क्वायर में फाइंड करना है, हेक्टेयर में फाइंड करना है। ये जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पेरीमीटर दे रखा है मीटर में दे रखा है, जो यहाँ पे साइड दे रखा होगा वो भी मीटर में दे रखा होगा। तो मुझे इसको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर मुझे यहाँ पे हेक्टेयर में फाइंड करना है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 9 चौक 36, 36 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 3.6 अपना यहाँ पे हेक्टेयर आ जाएगा। मतलब मेरे जो टोटल ट्रायंगुलर पार्क था उसका एरिया कितना था, 3.6 हेक्टेयर। अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको मीटर में फाइंड करना है तो 3600 अपना यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ से देखो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल स्टार्ट हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल स्टार्ट करने के लिए मुझे आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो आप अपनी कॉपी खोलो और वहाँ पे नोट्स बनाओ और वहाँ पे एक हेडिंग डालो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, सबसे पहले तो आप अपने कॉपी में यहाँ पे हेडिंग डालो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। अभी तक हमने क्या पढ़े, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़े, आइसोस्केलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़े। अब हम पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं ना जिनके जो तीनों साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़े थे, मैंने आपको आइसोस्केलेस ट्रायंगल के बारे में बताया जिसकी केवल 2 साइड्स बराबर होती हैं। 3 तरह की ट्रायंगल्स होते हैं। एक तो होता है अपना आइसोस्केलेस जिसमें 2 साइड्स बराबर होती हैं और एक साइड अनइक्वल होती है, एक साइड अनइक्वल होती है। जो दूसरा ट्रायंगल होता है ना उसमें अपनी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, ये भी ये भी ये भी। मान के चलो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, लेकिन ये वाला जो साइड होगा दोनों से अलग होगा, मतलब 3 मान के चलता हूँ। लेकिन अगर इसका एक साइड 2 है, इसका एक साइड 2 है, तो ये भी अपना 2 होगा। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक अपना तीसरा तरह का ट्रायंगल होता है जो कि अपना स्केलन ट्रायंगल है। स्केलन ट्रायंगल मतलब तीनों साइड से अलग अलग होंगी। अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसके तीनों साइड्स बराबर होती हैं और तीनों का मुझे पता है कि एरिया कैसे निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर भी हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, यहाँ पर भी हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, यहाँ पर भी हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो। आप इसको यहाँ पे राइट एंगल बना के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो। यहाँ पर भी आप एरिया यहाँ पे बना के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो, यहाँ पर भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो। अगर आप यहाँ पे इसको राइट एंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा ना, यहाँ पर हमें एक फैसिलिटी मिलती है कि इसका एरिया मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ अगर मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लूँ। वहाँ पे मुझे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर मैंने एक और शॉर्टकट तरीका निकाल लिया इसका एरिया फाइंड करने के लिए। अब उसी को मैं यहाँ पे आपके सामने परोसूंगा। आप अपनी थाली में इसको आराम से रखो और बार बार रिविजन करना। भाई ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स में सपोज ले लेता हूँ ए। राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत होती है उसकी तीनों साइड्स बराबर होती है। इसका मतलब अगर एक साइड इसका ए है तो इसकी दूसरी साइड्स भी ए होगी और तीसरी साइड्स भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब अगर इसका देखो, अगर इसकी तीनों साइड्स बराबर हैं और मैं जानता हूं किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। अगर ये तीनों साइड्स बराबर है तो तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये जो 180 है ना, मुझे उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा इक्वल। इसका मतलब इसके जो तीनों एंगल्स होंगे ना वो भी 60-60 के बराबर होंगे। जो इसको तीनों एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे और वो होंगे कितने, 60 डिग्री का उनका एंगल होगा। ठीक है, यहां तक तो आपके समझ में आया। अब मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगा, अभी आप ये बात ध्यान दो। मैंने आपको एक स्पेशल ट्रायंगल पढ़ाया था, 2 स्पेशल ट्रायंगल बताया था जिसमें 45 और 90 बताया था, और दूसरा वाला स्पेशल ट्रायंगल बताया था 30, 60, 90। इसी वाले कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका अगर मैं ड्रॉ करूँ, इस 60 का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ तो ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। इस 60 को वो 30 में डिवाइड कर देगा। यहाँ पे 30 एंगल बच जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बच जाएगा, और यहाँ पर ये जो लाइन है पूरी, ये जो बेस है, इसको भी ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा और एकदम इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका वाला अगर इसकी पूरे साइड की लेंथ ए है ना तो इस आधे की a/2 हो जाएगी और इसकी a/2 हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे आपको क्या कंसेप्ट बताया था इस स्पेशल वाले ट्रायंगल में, देखो मैंने 30, 60, 90 में क्या बताया था। जब भी आपके सामने 30, 60, 90 का एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाएगा, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री, 90 डिग्री है। मैंने यहाँ पे क्या बताया था, जब भी आपके सामने इस तरीके का ट्रायंगल दिख जाए,
जहाँ पर एक अपना 90 डिग्री के बराबर हो, एक अपना 30 डिग्री के बराबर हो, एक 60 डिग्री के बराबर हो। तो अगर 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है 1 यूनिट है, तो 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी √3 यूनिट हो जाएगी, और जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो 2 हो जाएगी। बस यहाँ पर मुझे इसी कंसेप्ट का यूज़ करना है। अगर 30 के सामने 1 यूनिट है और 60 के सामने √3 हो जाएगा और 90 के सामने उसका 2 गुना हो जाएगा। तो क्या आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा? आप यहाँ पे कर नहीं सकते? अगर मेरे पास 30 डिग्री के सामने a/2 दे रखा है, तो 60 डिग्री के सामने उसी का √3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हाइट आ जाएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा? √3 a/2 आ जाएगा। यहाँ पर ये मेरे पास ये आ गया, और यहाँ पर हाइपोटेनियस तो मेरे पास a ही रहेगा। क्यों? क्योंकि a/2 का, अगर मैं a/2 का 2 गुना करूँ तो a आ जाएगा। तो यहाँ से मैं एरिया निकाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से अब एरिया निकाल लूँ, भाई मेरे पास बेस भी मिल गया, जो कि टोटल मेरे पास यहाँ पे बेस आया, और मेरे पास ये हाइट भी मिल गई। तो मैं यहाँ से हाइट इंटू बेस इंटू हाइट करके एरिया निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे बेस कितना a है और हाइट कितना है मेरे पास? √3 a/2 है। तो क्या, तो यहाँ से एरिया कितना आ गया? a², और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, √3 a²/4, ये मेरा एरिया आ जाएगा। यहाँ से आपको एक चीज़ एनालाइज करने की ज़रूरत है, एक चीज़ आपको कंक्लूजन करने की ज़रूरत है। अगर मेरे पास, अगर मैं इन दोनों को अगर मैं तोड़ देता हूँ, सपोज़ यहाँ पे अगर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ ले लिया और एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ ले लिया, ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है अगर आपस में मिल जाए तो, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिया? यहाँ पे a/2 लिया, तो ये अपने पास कितना आया? √3 a/2 हुआ, और ये कितने पास आया? अपने पास a आया। तो जब मैंने मेरी जो साइड्स थी, अगर मेरी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है a है, अगर मेरे पास इक्विलेटर ये तीनों, अगर ये तीनों जोड़ दूँ अगर मैं, तो ये तीनों की साइड जो a है, अगर मेरी साइड a है तो इसकी जो हाइट है वो कितनी आई है? √3 a/2 आई है। भाई मैंने यहाँ पे आपको सामने पूरा प्रूफ करके दिखा दिया। अगर इसकी साइड्स पूरा a है, मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो तब जाके a/2 हुआ। लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है, अब मुझे हाइट से मतलब है। मुझे केवल हाइट चाहिए था, बेस तो मेरा a ही वाला काम करेगा। हाइट चाहिए था क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मुझे जरूरत पड़ती है एरिया निकालने के लिए। तो यहाँ से मेरे पास हाइट कितना आ गया? √3 a/2, और यहाँ से एरिया मेरे पास कितना आ गया था? √3 a²/4, √3 a²/4। यहाँ से आप एक पैटर्न एब्जॉर्ब करो। देखो, जब भी आपके सवाल में एरिया निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो आप कभी भी अब √3 a/2 × 2 कभी भी नहीं करोगे। अब आप कभी भी नहीं करोगे। यहाँ पे बेस इंटू हाइट इस तरीके से कभी भी आप नहीं लेना। आपको केवल इतना एनालाइज करना है, जो कि मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। जब भी आपका साइड a होगा ना, तो उसका जो हाइट होगा उसी a/2 का मैं हाफ कर दूंगा और उसकी √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस इतना है। उसका एरिया जो होगा वो जो a/2 मैंने किया है उसका स्क्वायर कर दूंगा और उसकी √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ और आपको एकदम एनालाइज करवाऊंगा। जैसे यहाँ पर मैं साइड्स लूँगा, यहाँ पर मैं आपके सामने हाइट लूँगा, और यहाँ पर मैं आपके सामने एरिया लूँगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे अपनी कॉपी खोलो, रफ कॉपी खोलो, या फिर जो आप फेयर कॉपी अगर नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पर अगर मैं यहाँ पे साइड, सपोज अगर मैंने यहाँ पे साइड्स, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। साइड्स मैंने अगर a लिया तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी आई? √3, और इसका मैं हाफ कर दूंगा तो a/2 होगा। और इसका एरिया कितना आएगा? एरिया भी अपना √3 से मल्टीप्लाइड होगा, लेकिन जो मैंने हाइट लिया है a/2 उसका स्क्वायर कर दूंगा, a²/4 हो जाएगा। ये इसका एरिया आएगा। ये तो आप जानते हो ना, जो साइड होगा वो हमेशा सेंटीमीटर में नापा जाएगा, हाइट हमेशा सेंटीमीटर में नापा जाएगा, लेकिन जो एरिया होगा हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ये तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसकी साइड जो देता हूँ वो न्यूमेरिकल में देता हूँ। अगर मेरे यहाँ पे साइड 2 सेंटीमीटर है, तो आप बताओ यहाँ पे हाइट कितना होगा? हाइट हमेशा √3 से मल्टीप्लाइड होगा, जो साइड है उसका हाफ करने के बाद। a/2 कर रहा हूँ तो इसका मैं हाफ कर दूंगा, मतलब 1। भाई अगर मैं 2 की 2 से डिवाइड करूँ तो 1 हो जाएगा ना। इसका मतलब कुल मिला के यहाँ पर ये मेरे पास कितना आ जाएगा? √3 × 1। इसका मतलब मेरा जो हाइट हो जाएगा वो √3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर मैं इसका एरिया निकालूँ, जो मैंने यहाँ पे हाइट लिया उसी का स्क्वायर कर दो तो √3, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ पे √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इसकी साइड 4 सेंटीमीटर ली है, अब यहाँ पे देखो, अब असली कहानी स्टार्ट होगी। अब आप यहाँ से असली एनालाइज करना स्टार्ट करोगे। भाई ये 2 का मल्टीपल है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे गायब हो जा रहा है। 2 यहाँ पर जैसे 2 × 1 है तो 2 मैंने गायब कर दिया, केवल 1 है, 1 ही मेरे सामने साथ जा रहा है। तो अगर मैं इस 4 को 2 के मल्टीपल भी लिख दूँ, 2 × 2 लिख दे रहा हूँ, तो अगर मैं इसको, क्योंकि जब मैं इसका हाइट लूँगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, 2 से 2 कट ही जाएगा। इसका मतलब जो हाइट होगा ना वो √3 के 2 से मल्टीप्लाई होने पे आएगा। समझ में आया? जो भी यहाँ पे मैं साइड लूँगा उसका हाफ कर दूंगा, उसकी √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास हाइट आ जाएगा। और जो मैंने हाइट लिया है, एक्चुअली में जो मैंने साइड का हाफ किया है उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, 2 × 2 = 4, और यहाँ पे √3 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर आ जाएगा।
आई होप आपको समझ में आएगा। ये मत कर देना कि अगर यहाँ पे जो भी साइड दे रखा होगा वही अपना यहाँ पे एरियाज, नहीं। अभी मैं और सवाल करके दिखा, जैसे अपना 8 सेंटीमीटर अपने यहाँ पे साइड लेता हूँ मैं, तो अब इसका हाफ 4 आएगा, तो 4√3 अपना यहाँ पे हाइट आएगा। 4 मैंने लिया है अपना हाइट, इसका हाफ 4 आया, तो 4 4 जो 16√3 मेरा यहाँ पे क्या आएगा, एरिया आएगा। अगर मैंने आपके सामने यहाँ पे सपोज आपके सामने यहाँ पे जैसे 24 ले लिया, 24 सेंटीमीटर अपने पास साइड था, तो इसका हाइट कितना आएगा, इसका हाफ 12 और उसकी मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका एरिया कितना आएगा, मैंने इसका हाफ कितना लिया, 12 लिया, 12 का आप स्क्वायर कर दो 144 √3 सेंटीमीटर इसको हाइट आएगा। बस अब आपको कभी भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या फिर जो भी √3a²/4 है, ये आपको कभी भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैंने इसका साइड ले लिया सपोज 44 ले लिया, तो इसका हाफ कितना है 22, तो 22√3 अपना यहाँ पे हाइट हो जाएगा, और 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा उल्टा भी दे सकता है, अगर मैंने इसका एरिया ले लिया, सपोज एरिया अगर मैंने यहाँ पे ले लिया, आप एरिया बताओ, जैसे अगर मैंने इसका एरिया ले लिया 256√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ये जो 256 है, ये 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। अब ये जहाँ पर यहाँ पे जो अगर हाइट यहाँ पे 16√3 होती, तो यहाँ पे 16 का ही स्क्वायर यहाँ पर आता है 256, और √3 एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाता है। और यहाँ पर ये जो हाइट होता है ये साइड्स का हाफ होता है, इसका मतलब यहाँ पे साइड्स कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मैंने आपके सामने सपोज हाइट दे दी 8√3 दे दी सपोज, तो आप यहाँ पे बताओ इसका एरिया कितना होगा। भाई यहाँ पे जो हाइट होता है वो एक्चुअली साइड का हाफ होता है, इसका मतलब इसकी साइड कितनी होगी 16 होगी, और 16 का ही हाफ अपना एरिया का 16 का हाफ लूंगा या फिर जो हाइट होगा उसका मैं स्क्वायर कर दूँ 8 8 64 √3 सेंटीमीटर इसका एरिया आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ना अब धीरे धीरे। अब जैसे अगर मैंने आपके सामने एक और साइड लिया, जैसे अगर मैंने आपके सामने एक और लिया, एक और चीज़ लेता हूँ, तो आपकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। अगर मैंने सपोज आपका हाइट यहाँ पे 12 ले लिया, तो आप उसका बताओ एरिया कितना होगा, ये तो अपने पास हाइट है, आप उसका बताओ साइड कितना होगा। एक्चुअली में मैं जानता हूँ अगर मेरा साइड 1 है तो उसका हाइट √3 होगा, और उसका एरिया कितना होगा 2 होगा। उसका एरिया जो होगा वो √3 a²/2 होगा, a²/4 होगा, ठीक है, ये अपना a/2 होगा, ठीक है। ये जो हाइट दे रखा है ना, एक्चुअली में √3 का मल्टीपल है। √3 का मैं मल्टीप्लाई किससे, क्योंकि जो मेरा हाइट आएगा वो हमेशा √3 के फॉर्म में आएगा, जो एरिया आएगा वो भी हमेशा √3 के फॉर्म में आएगा। अगर मैं इसकी √3 का मल्टीपल निकाल लूँ, जो कि किससे मल्टीप्लाई करूँगा 4√3, तभी तो भाई √3 मल्टीप्लाई होकर 3 और 3 4 12 तभी तो बना रहा है। इसका मतलब √3 तो मेरा स्टैंडर्ड वाला है। 4√3 मैंने यहाँ पे साइड से लिया है, जब मैंने साइड्स का हाफ किया तब मेरे पास 4√3 आया। इसका मतलब यहाँ पे इसका साइड कितना आ जाएगा a√3 आ जाएगा, और जो मैंने हाइट यहाँ पे लिया है 4√3 उसी का जब मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास एरिया भी आ जाएगा। 4 4 16 3 48 √3 अपना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका स्क्वायर आ जाएगा। मैं यहाँ पे जो हाइट का √3 का कोफिशिएंट है जो कि 4√3 है, उसका स्क्वायर कर दूंगा 48 आया, और √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा उसका एरिया आ गया। समझ में आया आपके सामने। अगर सपोज मैंने आपके सामने जैसे कि अगर मैंने ये लिया, अगर मैंने आपके सामने जैसे यहाँ पे ले लिया 96 सेंटीमीटर अगर किसी चीज़ का एरिया है, ठीक है, 96 सेंटीमीटर किसी चीज़ का एरिया है। अब ये √3 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ये √3 का मल्टीपल है, या फिर ऐसे समझो, अगर ये √3 का मल्टीपल है, जैसे अगर मैं इसको √3 के मल्टीपल में फाइंड करूँ तो कैसे मैं फाइंड करूँगा भाई, यहाँ पर ये जो 96 होता है, यहाँ पे जो साइड्स होता है जो √3 का मल्टीपल होता है उसी का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं जो कि कितना आएगा भाई 16 6 96 होता है, तो अगर मैं यहाँ से इसका अंडर रूट निकालूं तो 4 बाहर आ जाएगा और √6 अंदर ही रहेगा। √6 में ही अपना छुपा होता है √3 इंटू 2 इंटू 4। अब मेरा जो एरिया होगा वो तो हमेशा √3 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब मैंने 4√2 का स्क्वायर किया, जब मैंने यहाँ पे 4√2 का स्क्वायर किया तब जाके मेरे पास यहाँ पे ये एरिया आया। और यहाँ पर ये 4√2 क्या होगा, यहाँ पर अपना हाइट होगा 4√2, और इसकी जब मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तब जाके मेरे पास टोटल हाइट आ जाएगा। ये √3 आप स्टैंडर्ड मान के चलो, यहाँ पर एरिया में भी और यहाँ पर हाइट में भी। बस ये वाला अपना कोफिशिएंट होता है जो कि अपना साइड से आता है। जब मैंने यहाँ पे निकाल लिया इसका √3 का मल्टीपल फाइंड कर ले कि 4√3 का जब मैंने स्क्वायर किया तब जाके मेरे पास 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। मैं स्क्वायर किसका करता हूँ एरिया निकालने के लिए, जो मेरे पास हाइट में √3 का कोफिशिएंट होता है। इसका मतलब हाइट कितना है 4√3, उसकी √3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, मतलब 4√6 था। लेकिन जो मेरे यहाँ पे 4√2 है वो कहाँ से आया था, वो साइड का हाफ करने से। इसका मतलब मेरा साइड क्या रहा होगा
8√2 रहा होगा। भाई 8√2 का जब मैं हाफ करूँगा तभी तो मेरा यहाँ पे 4√2 आएगा, और जब मैं उसकी √3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मेरे पास हाइट आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन से चलते हैं क्वेश्चन पे, और जो भी मेरे यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं आप इनको यहाँ पे सॉल्व करो। जैसे आप ही देखो, आप इस सवाल को, इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच साइड इज ए यूनिट्स, अगर उसका ए यूनिट दे रखा है, जैसे अपने पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड्स ए दे रखा है, तो उसका अल्टीट्यूड कितना होगा? अल्टीट्यूड मैंने बताया था √3a/2। भाई अगर अपना साइड ए है तो उसका हाइट कितना होगा? √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो भी साइड होगा उसका हाफ करके √3a/2। तो आपको रटना नहीं है, आपको करना है। देखो √3a/2 अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। अगर मेरे पास यहाँ पे साइड 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो यहाँ पे हाइट कितना आ जाएगा? इसका हाफ कर दूंगा 10 और √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से इसका एरिया कितना आ जाएगा? जो भी मैंने यहाँ पे हाइट लिया उसका स्क्वायर कर दूंगा 100, √3 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा मेरे पास? सेंटीमीटर स्क्वायर अपना एरिया आ जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस आप केवल कंसेप्ट समझो, सवाल आपको एकदम आराम से हो जाएगा। जैसे इस सवाल को देखो करो, इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया। भाई अगर मेरे पास साइड 24 सेंटीमीटर दे रखा है तो उसका हाइट इसका हाफ करके उसके √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास हाइट आ जाएगा। उसका जो एरिया आएगा, जो भी यहाँ पे हाइट था 12 सेंटीमीटर इंटू √3, तो 12 का स्क्वायर कर दूंगा 144 √3, मेरे पास क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चुटकियों में आंसर आएगा, इवन मैं तो कहूँ बिना पेन उठाए आंसर आएगा। रीजनिंग में जिस तरीके से मैं कराता हूँ कि बिना पेन उठाए आपका आंसर आएगा, उसी तरीके से मैथ में भी आधातर जो सवाल होंगे बिना आपको सॉल्व किए आएंगे। अब जैसे इस सवाल को करो, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच ऑफ हु साइड्स मेजर 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर मतलब साइड अगर 12 सेंटीमीटर दे रखा है तो उसका हाइट कितना होगा? इसका हाफ कर दो 6√3, और इसका एरिया कितना आएगा? ये जो मैंने हाइट लिया है 6 का स्क्वायर कर दो 36√3, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 36√3 अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो यहाँ पे डेसिमल में दे रखा है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे डेसिमल फाइंड करना पड़ेगा। मतलब जो √3 होती है ना उसकी वैल्यू होती है 1.732, है ना, ये मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा। √2 की वैल्यू होती है 1.41, लगे हाथ ये भी याद कर लो। तो यहाँ पर मुझे √3 की वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो एरिया होता है √3 का मल्टीपल आता है। भाई अगर इसका साइड 8 दे रखा है तो इसका हाइट कितना होगा? इसका हाफ करके 4√3, और यहाँ पे इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा? 4 4 16 √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73, तो मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे। और देखो आंसर भी देखो, एग्जामिनर इतना धूर्त हो चुका है ना, 27.71, 27.72, 27, मतलब कितना पास आंसर। मुझे एक्यूरेट फाइंड करना पड़ेगा, जो भी इन ऑप्शंस के नज़दीक आएगा वही मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो अगर मैं 16 के इससे मल्टीप्लाई करूँ एकदम एक्यूरेट आंसर फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे अच्छे से फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डेसिमल हटाऊँ तो 100 आएगा। आप इसको ऐसे ब्रेक कर लो, यहाँ पे 100 जमा 70 जमा 3, तो अगर मैं 100 की 16 से मल्टीप्लाई करूँ 1600, 70 से मल्टीप्लाई करूँ 16 7 112, तो यहाँ पे 1220 हो जाएगा, या फिर 1020 हो जाएगा। ठीक है, और 16 3 48, तो अगर मैं इन तीनों को प्लस करूँ 8 6 7 और यहाँ पे 2 है, 2 डेसिमल के बाद लग जाएगा मेरा, क्योंकि यहाँ पे 2 डेसिमल था। 100 से डिवाइड करूँ तो 27.68। अब ये किसके पास है? नज़दीक सबसे किसके पास है? इसके पास तो है ही नहीं बिल्कुल। अब ये 71 के पास है, 72 के पास है। देखो 71 के पास अगर मैं जाऊँ तो इसमें 0.03 ऐड करना पड़ेगा, और 72 के पास अगर मैं जाऊँ तो 0.04 ऐड करना पड़ेगा। कौन सा पास है? 0.03। इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया इन मीटर स्क्वायर अप टू 1 डेसिमल प्लेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल फील्ड ऑफ साइड 8.5 दे रखा है। अगर इसकी साइड दे रखी है 8.5 सेंटीमीटर, तो मैं जानता हूँ इसका जो हाइट होगा वो 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 हाइट दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, तो इसका हाइट कितना होगा? इसका हाफ कर दूंगा 4.25 √3 मेरा हाइट हो जाएगा। तो इसका एरिया कितना आएगा? जब मैं इसका 4.25 का स्क्वायर कर दूंगा उसकी √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब अगर मैं अपने ऑप्शन में नजर मारूं, देखो 4 का ही, आप इसको अप्रोक्स 4 भी लेके चलो तो हो जाएगा मेरा सवाल, क्योंकि यहाँ पे 0.25 है, बहुत छोटा है, मिनिमल सा है। हालांकि मेरे सवाल में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरा आंसर पता चल जाएगा किसके नजदीक होगा, क्योंकि यहाँ पे सवाल में दूर दूर दे रखा है। यहाँ पे 18.1 अपॉन √3 दे रखा है, यहाँ पे 18.1 √3 दे रखा है, और यहाँ पे 72.25 दे रखा है, यहाँ पे भी मतलब अपॉन में √3 कर दिया, यहाँ पे साइड में √3 कर दिया मल्टीप्लाई। अगर मैं
4 का स्क्वायर करूँ तो कहीं ना कहीं मेरे 16 के नज़दीक आएगा, 72 तक तो जाएगा नहीं, ये भी मेरा गलत हो जाएगा, ये भी मेरा गलत हो जाएगा। और जो मेरा आंसर आता है ना वो √3 ऊपर मल्टीप्लाइड होता है, नीचे मल्टीप्लाइड नहीं होता, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा। केवल एक ही यही बचा, 16 के सबसे नज़दीक तो यही है ना, 72 से तो नज़दीक यही है, इसका मतलब 18.1 √3 मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इतना दे रखा है तो मुझे इसका साइड फाइंड करना है। देखो इस बार एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है मतलब √3a² 4 की वैल्यू दे रखी है इसने, और इसने दे कितनी दे रखी है, √3/2 इंटू 84.5 दे रखी है, ये मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे, अगर मुझे इसने साइड की लेंथ पूछ रखी है, मतलब ए की वैल्यू पूछ रखी है, तो अगर मैं यहाँ पे √3 से √3 काट दूँ, 2 से अपना ये 2 भी चला जाएगा, 2 से अगर उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं 84 के 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 168, और 0.5 के 2 से मल्टीप्लाई करूँ 1 तो 169 आ जाएगा। 169 तो स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर। और ए क्या होता है, अपना साइड होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का लेंथ होता है, साइड होता है, तो ए इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। इसका मतलब अपने इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो साइड है उसका लेंथ कितना है, 13 सेंटीमीटर। इस सवाल में देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 36 √3 स्क्वायर यूनिट्स देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। भाई पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो सभी साइड्स बराबर होती है, इसका मतलब इसका पेरीमीटर अगर मैं निकालूँ 3 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का समय करूँगा तो 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर एरिया इसने दे रखा है 36 √3, मैं जानता हूँ जो एरिया होता है वो 36 √3 दे रखा है, ये √3 के मल्टीपल होता है, और यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो हाइट जो भी मैंने लिया होगा उसका स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर है, 36, 6 का, इसका मतलब इसका हाइट कितना रहा होगा, 6 √3 रहा होगा, तो इसका साइड यहाँ से कितना होगा, ये जो साइड्स का ये जो कोफिशिएंट होता है √3 के जो साथ आता है वो साइड का मल्टीपल होता है, साइड का 2 गुना होता है, इसका मतलब साइड का हाफ होता है, तो साइड इसका 2 गुना होगा, 12 हो जाएगा। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12 हो जाएगी। अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालना चाहूँ तो 12 3 36, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या था इस सवाल में, कुछ नहीं था, बस आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो, समझ में आ जाएगा। भाई अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और समझा दूँ, अगर मैं इसको, मुझे लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर एरिया दे रखा है, ये जो 36 होता है एक्चुअली में, ये जो 36 होता है किसी ना किसी का स्क्वायर होता है, जो कि अपना हाइट के साथ यहाँ पे जो √3 के साथ आया होता है उसी का स्क्वायर होता है ये। तो यहाँ पे, और ये जो हाइट मेरे पास 6 आ गया, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, या फिर 6 का स्क्वायर 36 होता है, और यहाँ पे जो हाइट के साथ आता है, ये जो 6 आता है √3 के साथ, वो एक्चुअली में साइड का हाफ होता है, तो यहाँ पे 12 आएगा इसका मतलब, क्योंकि 12 का ही हाफ 6 होता है, तो यहाँ पे साइड 12 आ गई, यहाँ से मैं पेरीमीटर निकाल सकता हूँ अपना √3 ये में रख के। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 41, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहाँ पे 75 दे रखा है, मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। पेरीमीटर मतलब मुझे 3a की वैल्यू फाइंड करनी है, 3a की वैल्यू दे रखी है, तो अगर मैं यहाँ पे साइड की वैल्यू फाइंड करूँ तो 75 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, मतलब एक साइड की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 25। एरिया अगर मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, एरिया फाइंड, देखो यहाँ पे जितने भी आंसर है ना, नीचे यहाँ पे 4 मतलब यहाँ पे √3a² 4 के रूप में फाइंड कर रखा है। इसका मतलब मैं यहाँ पे इसका हाफ नहीं करूँगा हाइट फाइंड करने के लिए, फिर उसका स्क्वायर नहीं करूँगा, ये आपको इसी में मैं फाइंड कर लूँगा। आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, साइड में वो जो मैंने ट्रिक बताई है कि साइड का हाफ कर दो, हाइट आ जाएगा √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और उसका स्क्वायर कर दो, एरिया आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई करने के बाद। लेकिन आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार आपको इस तरीके से भी दे सकता है, तो सवाल में आपको एरिया का फॉर्मूला का भी जरूरत पड़ सकता है। तो यहाँ पे √3 तो आएगा ही आएगा, √2 तो अपना किसी भी कीमत पे नहीं आएगा, नीचे 4 भी आएगा, और a कितना दे रखा है 25, 25 का स्क्वायर 625, तो 625 √3/4 अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे 3 नहीं आएगा, 125 नहीं आएगा, अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगर एरिया अपना इतना दे रखा है तो मुझे उसका लेंथ फाइंड करना है साइड का। भाई जो अपना एरिया होता है वो यहाँ पे 216 √3 होता है, मैं √3 तो जानता हूँ, चलो √3 तो अपना एरिया में ही आता है, लेकिन ये 216 जो भी मेरा हाइट होता है, सपोज यहाँ पे जो होता है a/2 √3 होता है, इसका मतलब जो a/2 होता है उसी का ये स्क्वायर होता है, a² की वैल्यू होती है ये। इसका मतलब ये जो 216 है किसी ना किसी का स्क्वायर होकर आया है। जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ तो मेरे पास यहाँ पे हाइट की वैल्यू आ जाएगी, हाइट की जब मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अगर ये किसका स्क्वायर है बताओ भैया, 216 स्क्वायर नहीं होता, 6 का क्यूब होता है। 6 का क्यूब मतलब 6 × 6 × 6। देखो जब भी अंदर में पेयर होता है तो पेयर एक को के बाहर आ जाता है, 6 √6, इसका मतलब 6 √6 मेरा हाइट के साथ रहा होगा, 6 √6, इसकी जब मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे हाइट आ जाएगा। अगर हाइट यहाँ पे 6 √6 की √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है तो मेरा यहाँ पे साइड कितना रहा होगा, यहाँ पे जो हाइट की यहाँ पे 6 √6 होता है वो साइड का हाफ होता है, इसका मतलब साइड इसका 2 गुना हो जाएगा, 12 √6।
अगर आप इसको फॉर्मूला से करोगे ना तो √3 यहाँ पे 4a² के बराबर आप रख दो 216√3, यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सोचना सिखा रहा हूँ, आप बिना पेन उठाए कर लोगे इस सवाल को। अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तब तो आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जब मैं जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे सोचना सिखा रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से करोगे तो आपको पेन बिल्कुल भी उठाना नहीं पड़ेगा और आप इसको ईजिली कर लोगे। तो यहाँ से मेरी साइड कितनी आई है 12√6, अपना ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पेरीमीटर इफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 3.46 सेंटीमीटर। भाई जो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो यहाँ पे दे रखा है उसका हाइट दे रखा है 3.46 सेंटीमीटर। देखो मैं जानता हूँ जो अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो हाइट होता है वो √3 के मल्टीपल पे होता है, लेकिन यहाँ पे √3 का मल्टीपल नहीं दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट करी गई है। और जो हाइट होता है वो √3 a/2 रहता है, जहाँ पर a मेरा साइड होता है, साइड का हाफ कर दूँ a/2, उसकी √3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास हाइट आ जाती है। इसी की वैल्यू देखिए सवाल में कितनी रखी है 3.46। ये √3 की वैल्यू अगर मैं रखूँ, जो कि मैंने आपको बताया भी था 1.73 होता है। आप अगर यहाँ पे गौर से देखो तो 1.73 का ये 2 गुना है, 2 गुना है, इसका मतलब a/2 = 2 आ गया। तो जब ये 2 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, इसका मतलब एक साइड की वैल्यू 4 आ गई। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए मुझे उसका तीनों साइड जो होते हैं बराबर बराबर होते हैं उसका सम कर देता हूँ, मतलब 3 कर दूंगा। 3 मतलब 3 4 12, अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का ये अपना आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस करवाए उन सभी की मैं पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना और इन सभी क्वेश्चन की आप एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। जितने भी क्वेश्चन है सभी टाइप वाइज अरेंज है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी इंक्लूडेड है इसमें, और जो भी कंसेप्टुअल क्वेश्चन है वो सभी भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरीके से हेल्पफुल कंटेंट हम आपके लिए यहाँ पे लेकर आते रहेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं हम एक और नए कंसेप्ट के साथ, एक और नई कुछ नई PYQs के साथ। ठीक है, तो आज के इसलिए आज बस इतना ही। अगली वीडियो मिलते हैं हम एक और नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।